मुझे लगता है कि ये बात हम लोग कहते रहते हैं कि साहित्य जोड़ता है और इतिहास लकीर खींचता है और एक तरह से तोड़ता है। इसका कारण ये है कि एक विशालता, एक दृष्टिकोण का संकुचन नहीं होता है। साहित्य में लोगों की भावनाएँ, उनकी स्मृतियाँ बोलती है। उसमें किसी एक खास धारा की तरफ ले जाने का दबाव नहीं होता है। जबकि इतिहास किसी उद्देश्य से लोगों को अपने तरीके से अ, समझाने की कोशिश होती है। इसलिए लोगों को साहित्य की तरफ जाना चाहिए। मैं इसका एक उदाहरण देता हूँ। जैसे भारत और नेपाल है। दोनों के लोगों के बीच में किस तरह का ऐतिहासिक रिश्ता रहा है, कैसे लोग एक दूसरे से मिलते-जुलते रहे हैं, इसके बारे में राहुल सांकृत्यायन ने बहुत विस्तार से लिखा है। राहुल सांकृत्यायन हिंदी के बहुत बड़े लेखक हैं और वो हमेशा इस बात के लिए सचेत रहे थे कि नेपाल को भारत से बिल्कुल अलग न समझा जाए। बल्कि उन्होंने एक किताब भी लिखी थी, जिसमें उन्होंने इस बात का विशेष उल्लेख किया था कि नेपाल को भारत से अलग न समझ करके भारत के साथ रखने की ज़रूरत है। उनके उस किताब का ज़िक्र आजकल कोई नहीं करता है। लेकिन नेपाल के साथ भारत के अंतरंग संबंधों को वो बहुत समझते थे। इसको और आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने नेपाल आना-जाना भी जारी रखा और नेपाल के साहित्य से लोगों को जोड़ा भी। उनकी पत्नी नेपालन थी और नेपाली साहित्य के साथ हिंदी साहित्य का जो एक सेतु बंधन हुआ है, जो एक संपर्क बना है, उसमें कमला सांकृत्यायन की बड़ी भूमिका रही है। मोटे तौर पर मुझे लगता है कि साहित्य में आसपास के परिवेश के साथ एक सांस्कृतिक लगाव का जो मामला है, बहुत स्पष्ट रूप से निकल कर के आता है। और अगर आप साहित्य पढ़िएगा तो भारत, बांग्लादेश अ, यहाँ तक कि पाकिस्तान के लोगों के बारे में भी हमारी जो राय बनती है, वो लोगों को जोड़ने वाली बनती है। इसलिए मैं साहित्य को हमेशा ये कहता हूँ कि साहित्य को इतिहास के बराबर महत्व मिलना चाहिए। इसमें लोगों की स्मृतियाँ आती हैं, लोगों का खुलापन आता है और एक बहुस्तरीय जो एक संबंध है लोगों के बीच में, उसका खुलासा होता है। तो ये मेरी प्राथमिक बात है जिसको मैं सब जगह कहता हूँ कि साहित्य को पढ़ना चाहिए। हमारा मन खुलता है और बहुत सारी चीज़ें जो हमारे दिमाग में आज राजनेताओं ने बैठा दी हैं, ताकि एक ख़ास आइडेंटिटी के साथ हम अपने को ज़्यादा जोड़ करके देखें, उससे हम मुक्त हो सकेंगे और बेहतर दृष्टि विकसित कर सकेंगे। मैंने किताब भी लिखी है जो इतिहास लेखन का काम है, लेकिन उसके लिए मैंने स्रोत के रूप में अ, साहित्य को रखा है और हिंदी के जो पाठक हैं और जो इतिहास के रचनाशील लोग हैं, उन्होंने इस बात के लिए मुझे बहुत एप्रिशिएट किया है, मुझे मेरी प्रशंसा की है कि मैंने ऐसी कोशिश की। तो ये कोशिश कोई मेरी कोई अपनी नहीं है, मैंने अपने पूर्ववर्ती लोगों का अनुसरण ही किया है। हमारे देश में ऐसे बहुत सारे लोग रहे हैं, जिन्होंने साहित्य के माध्यम से इस देश के सांस्कृतिक अतीत का बहुत सुंदर और बहुत व्यापक विवरण दिया है। मैं 2 ही नाम इस वक़्त लूँगा, बल्कि 3 नाम मुझे लेना चाहिए। एक हैं राहुल सांकृत्यायन, दूसरे हैं रानगे राघव और अगर बंगला के कुछ उदाहरण आप इसमें जोड़ लें, तो मुझे लगता है कि साहित्य और इतिहास के बीच में एक जो संबंध है, वो और स्पष्ट हो जाएगा। मराठी के भी लोग हैं, नेपाल में भी कई ऐसे लोग हैं जो काम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इन सब पे हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। देखिए इस संबंध में मेरी जो राय है वो ये है कि हमने बहुत कुछ
इतिहास बनाने में और राजनीति को पुष्ट बनाने में, राजनीति दृष्टि से लोगों को देखने समझने में बहुत कुछ गंवा दिया है। हमारी जो साझी स्मृतियां हैं, उन साझी स्मृतियों को हम लोगों ने अ, एक तरह से, जिसको हम लोग बॉर्डर कहते हैं, जिसको सीमा कहते हैं, उसको बनाने के चक्कर में खो दिया है। अब देखिए, भारत और चीन का मामला है, भारत और तिब्बत का मामला है, भारत और नेपाल का मामला है, भारत और भूटान का मामला है, भारत और बांग्लादेश का मामला है। इन सभी चीज़ों में एक बात ध्यान दीजिएगा कि एक खास समय के बाद जो है, एक दूसरे के प्रति अविश्वास बना है, बढ़ा है। और आप गौर करेंगे कि इन सब के पीछे एक तरह की राजनीतिक दृष्टि का काम, राजनीतिक दृष्टि ने इस पर प्रभाव डाला है। और राजनीतिक दृष्टि बदलने के साथ ही हम लोग देखते हैं कि उसके इर्द-गिर्द इतिहास भी निर्मित होने लगता है। एक तरह से एक खास पॉलिटिकल दृष्टि के साथ एक खास हिस्टोरिकल दृष्टि आ जाती है। और इस कारण से क्या होता है कि लोग खास तरीके के इतिहास रचना में लग जाते हैं, जो खास उन लोगों के लिए होता है, जिसके साथ उस समय की राजनीति जो है, वो जुड़ी हुई होती है। हम लोग चाहते हैं कि लोग देखें कि राजनीति जो का जो संकुचन है, राजनीतिक जो सीमाएं हैं, उसके परे जाकर सांस्कृतिक दृष्टि से हम लोगों की आवाजाही को, लोगों की सामूहिक स्मृतियों को इस तरह से देखें, जिससे कि पता चले कि लोगों ने एक दूसरे के साथ कितना अच्छा समय बिताया और एक दूसरे से कितना कुछ सीखा। हमारे व्यावसायिक संबंध रहे हैं, हमारे सांस्कृतिक संबंध तो रहे ही हैं। और बॉर्डर कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिसको लेकर के हमारे लोग बहुत गंभीर थे। हम लोग सोचते थे कि बॉर्डर देखा जाए तो बॉर्डर हम लोगों को यूरोपियन ने बॉर्डर के प्रति कॉन्शियस किया। हमारे और तिब्बत के बीच में क्या बॉर्डर था? उस तरह का कोई बॉर्डर नहीं था। पोरस हम लोग कहते हैं ना कि एक तरल किस्म का एक मामला था। बॉर्डर को लेके वैसे हम लोग सचेतन नहीं थे। तो साहित्य सीमाओं को नहीं मानता उस तरह से। जब लोगों का लोगों से जुड़ाव देखा जाता है, लोगों की स्मृतियों को टटोला जाता है, तो हम देखते हैं कि हमारे भीतर एक दूसरे से जुड़ने की प्रबल आकांक्षा होती है। हमारे पास ऐसा साहित्य उपलब्ध है जो हमको खुरासान से जोड़ता है, जो हमको अफ़गानिस्तान से जोड़ता है, हमको पाकिस्तान जिसको हम लोग आज कह रहे हैं, उससे जोड़ता है। नेपाल तो अपना है ही है। मैं किसी तरह से भी ये समझ नहीं पाता कि कैसे नेपाल का अलग इतिहास इस तरह से लिखा जा रहा है, जिसमें कि पूरी तरह से भारत को या भारतीय लोगों के साथ उनके संबंधों को छोड़ दिया जाए। ये हो ही नहीं सकता। जो भी साहित्यकार होगा, वो आपको बार-बार इस तरफ ले जाएगा कि हमारा साझा क्या है। और हम चाहते हैं कि लोग इन किताबों को पढ़ें और समझें कि लोगों के बीच में लेन-देन का जो ये सांस्कृतिक सिलसिला है, वो कितना गंभीर है। हम इस बहाने उस तरफ जा सकेंगे, जहाँ बुद्धिज़्म के, जो बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग थे, तिब्बत के लोग थे, लासा के लोग थे, उसके साथ अब बताइए भूटान के लोगों का क्या संबंध था, नेपाल के लोगों का क्या संबंध था, सिक्किम के लोगों का कैसा संबंध था, बोधगया के साथ इनका क्या संबंध है। तो अब धीरे-धीरे मैं समझता हूँ कि ऐसी कोशिशें हो रही हैं कि लोग सांस्कृतिक स्मृतियों की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं और इसमें बौद्ध धर्म से जुड़े लोगों का बड़ा योगदान मैं मानता हूँ। लेकिन आम जनता में मैं समझता हूँ कि साहित्य के अध्ययन से जितनी मदद मिल सकती है, उतनी किसी से नहीं मिल सकती है। साहित्य को इसलिए मैं कहता हूँ कि साहित्य ने जोड़ने का काम किया है। साहित्य ने हमें, हमारे हृदय को, हमारे मन को विस्तृत किया है। और सभी इतिहास के बारे में मैं ये नहीं कहूँगा, लेकिन इतिहास की राजनीतिक दृष्टि ने, या जिन लोगों ने राजनीतिक दृष्टि से इतिहास का दुरुपयोग करना चाहा या अपनी तरह से उपयोग करना चाहा, उन्होंने लोगों को बाँटने की कोशिश की और लोगों में सद्भाव जगाने के लिए वैसे भी साहित्य की एक बड़ी भूमिका होती है। साहित्य किसी देश को केंद्र में रखकर नहीं रखता है, वो मानवता को
केंद्र में रख कर चलता है। इसीलिए विश्व का कोई भी साहित्य जो है वो हमें प्रिय होता है। हमारे लिए बड़े जो नाम हैं, चाहे वो रूस के तोलस्टॉय हों या चीन के लू सुन हों या फिर फ्रांस के बाल्जाक हों, हमारे भारत के रविंद्रनाथ हों, शेक्सपियर हों, कोई भी हो, साहित्यकार, इन सब के बीच में उस तरह का एक प्रकाश स्तंभ होता है, जो पूरी दुनिया की मानवता को जोड़ने का काम करता है। इसलिए मैं राहुल सान्कृत्यायन के उस कथन को मैं ध्यान में रखता हूँ कि वोल्गा से गंगा तक की जो यात्रा को समझेगा, वही समझ पाएगा कि लोगों ने कभी भी इन सीमाओं का, राजनीतिक सीमाओं का बहुत ख्याल नहीं रखा। लोगों ने हमेशा राजनीतिक सीमाओं से परे जाकर एक दूसरे से मिलने-जुलने की कोशिश की, एक दूसरे से सीखने की कोशिश की, और इतिहास का कोई वैसा वर्णन अगर कोई ठीक से करना चाहे तो आज भी कर सकता है, बशर्ते उसके ऊपर राजनीतिक जो संकीर्णताएँ लादी जा रही हैं, वो ना आएँ। इसलिए मैं साहित्य को और अधिक लोकप्रिय बनाने की ज़रूरत पर बल देता हूँ और चाहता हूँ कि इतिहासकारों और साहित्यकारों के बीच संवाद तो हो ही, कम मूल्य पर साहित्य की चीज़ें जो हैं लोगों को सुलभ हों, और ताकि उनकी दृष्टि में मानविक संबंधों का महत्व बढ़े और संकीर्णताएं कम हों। आज पूरी दुनिया को विश्व शांति के लिए इस तरह के भावों को फैलाने की ज़रूरत है, और इस पूरे क्रम में लोगों को साहित्य पढ़ना चाहिए। ये साहित्य हमारे लिए एक तरह से एक सांस्कृतिक निधि है, और इस साहित्य के माध्यम से हम दूसरी संस्कृतियों से हाथ बढ़ाकर जुड़ सकते हैं, उस संस्कृति का स्वागत भी कर सकते हैं, उससे सीख सकते हैं। मेरा ये मानना है।